हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और देख लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और कौन से बुक को फॉलो करना है। और आज हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का नाम जो है 4 डिफरेंट नेम है। कोई सर्किट थ्योरी, कोई नेटवर्क थ्योरी, कोई सर्किट एनालिसिस, कोई नेटवर्क एनालिसिस। इस 4 तरह का नाम क्यों है इस सब्जेक्ट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट टॉपिक बेसिक की ओर मूव ऑन करेंगे। तो सर्किट थ्योरी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला जो है नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क सिंथेसिस। सर्किट थ्योरी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक नेटवर्क एनालिसिस, दूसरा नेटवर्क सिंथेसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या है? नेटवर्क एनालिसिस में ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो नेटवर्क एनालिसिस में नेटवर्क आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा, उसके बाद में इनपुट गिवन होगा। इस नेटवर्क को एनालिसिस करना इनपुट के बेसिस पे, उसके बाद आउटपुट फाइंड करना, उसी को बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। इस नेटवर्क को एनालिसिस करना इनपुट के बेसिस पे और उसको आउटपुट फाइंड करना, उसी को बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। और नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है? आपको आउटपुट गिवन होगा और इनपुट भी गिवन होगा, और इस आउटपुट और इनपुट के हेल्प से आपको नेटवर्क को डिजाइन करना, उसी को बोलते हैं नेटवर्क सिंथेसिस। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, नेटवर्क सिंथेसिस का। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं नेटवर्क एनालिसिस का। नेटवर्क एनालिसिस में क्या होगा, जैसे कि दस वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें करंट कितना जाएगा? 10/5 2 एम्पियर, ठीक है। ये नेटवर्क आपको सॉल्व करने भी नहीं आ रहा होगा, ये मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है ना कि इस नेटवर्क को, ठीक है, इसको कोई भी सॉल्व करेगा तो आंसर 2 ही आएगा, चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व करे। नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, जिससे भी सॉल्व करे उसका आंसर 2 ही आने वाला है, चाहे कोई भी सॉल्व करे। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो नेटवर्क एनालिसिस एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और नेटवर्क सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे कि ये हमको डिजाइन करना होता है खुद से। आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि हमको 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसा हमको एक सर्किट डिजाइन करके दो। तो सर्किट डिजाइन करने का मतलब क्या होता है कि ये अगर इस सर्किट को अगर हम डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते, 2 ओम करंट के लिए यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगाते, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाते, तो करंट हो जाता 10/5 2 एम्पियर, ठीक है। ऐसा मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अगर कोई और अदर पर्सन इसको सॉल्व करता तो वो ये कर सकता था, यहाँ पे वो 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाता, यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी लगाता, उसके बावजूद भी करंट जो है 2 एम्पियर ही फ्लो होता, 2 एम्पियर ही। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन कोई भी मेथड से सॉल्व करे, आंसर जो है सेम ही आना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। उसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट आप
भी आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर 2 एम्पियर आ ही जा रहा है। तो ये एक यूनिक सोल्यूशन तो ये नहीं है, ठीक है, और ये एक यूनिक सोल्यूशन है। दूसरी बात ये है कि नेटवर्क एनालिसिस में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर आपको सर्किट गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। लेकिन नेटवर्क सिंथेसिस में क्या होता है कि हमेशा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको आइडिया होगा कि इसमें सबसे पहले पॉजिटिव रियल फंक्शन चेक करते हैं और उसके बाद पॉजिटिव रियल फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नेटवर्क सिंथेसिस को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी से इसको रिमूव कर दिया गया है। 2016 में गेट के एग्ज़ाम से इसको रिमूव कर दिया गया है और बाकी अदर जो भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम से इसको हटा दिया गया है। तो नेटवर्क सिंथेसिस नहीं पढ़ना है, ठीक है, यही वह सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना है। तो कोई जो बुक का जो ऑथर है या फिर एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है वो डायरेक्ट सर्किट थ्योरी ना लिख के वो नेटवर्क एनालिसिस ही लिख देता है। नेटवर्क एनालिसिस लिख देता है कि इसके अंदर जो भी पढ़ना है वो नेटवर्क एनालिसिस ही है, सिंथेसिस वाला कोई पार्ट नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करो, किसी भी एग्जाम में सिंथेसिस वाला पार्ट नहीं है। जस्ट हम आपको समझाने के लिए आपको बता दिए। लेकिन अगर आप सिंथेसिस वाला पार्ट को पढ़ना चाहते हैं तो ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद में 4-5 लेक्चर आएगा। जो पढ़ना चाहता है सबसे लास्ट में, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जो स्किप करना चाहता है स्किप कर सकता है। इससे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आने की चांस ही नहीं है, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है। आपको समझ में आ गया। जैसे कि नेटवर्क थ्योरी को 2 भाग में डिवाइड किया गया, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क सिंथेसिस। नेटवर्क सिंथेसिस एक यूनिक सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में पूरे डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नेटवर्क में और सर्किट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। नेटवर्क सर्किट। नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें ये क्लोज लूप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी क्लोज। ये क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लोज भी है और एक ओपन भी है, ठीक है। तो ये है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क क्लोज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सर्किट का मतलब हुआ कि ये ऑलवेज क्लोज्ड होगा। ये ऑलवेज क्लोज होगा। जैसे कि एग्जांपल, R1 R2 वोल्टेज सोर्स। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी नेटवर्क है वो सर्किट ऑलरेडी है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि वो क्लोज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लोज्ड है तो भी नेटवर्क है, अगर ओपन है तो भी नेटवर्क है। तो ये क्लोज्ड है तो ये नेटवर्क भी है, सर्किट भी है, ठीक है। ये ओपन भी है और क्लोज भी है, तो ये सर्किट नहीं हो सकता है। सर्किट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज क्लोज, ठीक है। सर्किट का मतलब होता है ऑलवेज क्लोज। जो हम ऑलवेज क्लोज्ड है उसको सर्किट बोलेंगे। नेटवर्क तो बोलेंगे ही, क्योंकि नेटवर्क का मतलब ही होता है मे और मे नॉट बी क्लोज। क्लोज्ड हो भी सकता है, क्लोज नहीं भी हो सकता है। यही दोनों डिफरेंस है। तो आपको ये पता चलता है यहाँ से कि नेटवर्क और सर्किट में ज़्यादा ब्रॉडर टर्म जो है वो है नेटवर्क है। नेटवर्क इसलिए है कि इसमें अगर क्लोज्ड हो तो भी हम इसको नेटवर्क बोलेंगे,
अगर ओपन हो तो भी नेटवर्क बोलेंगे। इसलिए एज कंपेयर टू सर्किट नेटवर्क एक ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। यही वजह से हम नेटवर्क को लिखना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, सर्किट को नहीं लिखते हैं। यही वजह है कि कोई का ऑथर जो है वो कोई सर्किट लिखता है, कोई नेटवर्क लिखता है, बस यही बेसिक रीज़न है। ठीक है, अब हम ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क सिंथेसिस और नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या है समझ चुके हैं। इसके बाद हम सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेसिक के ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। बेसिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क। इस सब्जेक्ट में सबसे बेसिक क्वांटिटी क्या है? सबसे बेसिक क्वांटिटी चार्ज है। चार्ज क्यों है वो देखते हैं। चार्ज इसलिए है, इस सब्जेक्ट में हर जगह पे आपको सर्किट को सॉल्व करना है, हर जगह पे आपको सर्किट को सॉल्व करना है। सर्किट को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज के बराबर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे बेसिक क्वांटिटी इस सब्जेक्ट में वो है चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज जो है ऑलरेडी आप क्लास 10 में 11 12 में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर चार्ज के बारे में थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, जहाँ पर मैटर जो है कंसिस्ट करता है उसी को चार्ज कहते हैं। तो चार्ज जो है एक एटॉमिक पार्टिकल है, जहाँ पे मैटर कंसिस्ट करता है उसको चार्ज कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एक अच्छा डिफिनीशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे, अगर ये सब का अगर अच्छा से डेफिनेशन नहीं आता है तो आप अच्छा से बता नहीं पाओगे। वहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि हाँ एटॉमिक पार्टिकल को चार्ज कहते हैं। तो एक आपके पास अच्छा डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज का डेफिनेशन सबसे पहले ये चार्ज लिख के आपको डेफिनेशन लिखना है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चार्ज का डेफिनेशन है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच मैटर कंसिस्ट ऑफ। मैटर मतलब पदार्थ, मामला वाला मैटर नहीं। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच मैटर कंसिस्ट ऑफ एंड इट्स यूनिट इज कूलम्ब। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। और उसके बाद में हम देखते हैं, डेफिनेशन यहाँ हो गया। उसके बाद में डेफिनेशन लिखने के बाद में नीचे से आपको नोट डाउन करना है। 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, जब आप बुक खोलेंगे तो इसी के नीचे में एक वर्ड लिखा होता है कूलम्ब इज द लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये देखने के बाद में, लार्ज देखने के बाद में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि 10⁻⁻19 है तो ये लार्ज यूनिट कैसे हो सकता है। ठीक है, ये स्मॉल यूनिट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लार्ज यूनिट काहे है इसके बारे में देखते हैं। इससे बढ़िया है कि आप एक क्वेश्चन ही लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आप इसको मतलब समझ भी सकते हैं क्वेश्चन के ही बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन
constitute 1 coulomb of charge? How many electron constitute 1 coulomb of charge? ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख के आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, 1.6 इंटू 19 कूलॉम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा। माइनस इसलिए नहीं लिखा कि हमको यहाँ पर मतलब काउंट करना है। काउंट करने का मतलब है कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। अगर हम बोलेंगे मेरे पास में 2 मार्कर है या फिर मेरे पास में निगेटिव 2 मार्कर है तो कोई सेंस नहीं है इस बात का, इसीलिए यहाँ से मैंने माइनस को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में 1 कूलॉम ऑफ चार्ज जाएगा 1 बाई, ये नीचे आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो 1 कूलॉम कितना हो जाएगा 10 6 एंड 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए उस बुक में लिखा होता है कि जो ये 1 कूलॉम ऑफ चार्ज के नीचे में कि चार्ज इज़ द, उसके नीचे में लिखा होता है कि मतलब जो चार्ज जो है बहुत स्मॉल, बहुत लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, कूलॉम जो है लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज है। लार्ज इसलिए है कि यहाँ पे देखिए 1 कूलॉम जो है इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज होगा। इसी वजह से नीचे में लिखा होता है कि कूलॉम इज़ द लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके नीचे में एक पॉइंट लिख लो, इसके नीचे में एक पॉइंट 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। दैट्स वाई वी कैन से दैट, that's why we can say that coulomb is the large unit of charge। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कूलॉम जो है वो लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज कैसे है, और एक क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो इतना नॉलेज चार्ज के बारे में काफ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद मूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब है कि आप चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन, इट स्टेट दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, charge can neither be created nor be destroyed, it can transfer from one form to other form या one body to another body। ठीक है, it transfer from one body to another body। ठीक है, मतलब जैसे कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही बात करें। ठीक है, मेरे पास में इतना एनर्जी है, ठीक है, कि हम रोज़ 2 घंटा पढ़ सकते हैं, रोज़ एवरीडे। ठीक है, अब पूरे 1 साल पढ़ने के बाद में मेरा क्या हुआ कि गेट में रैंक, ऑल इंडिया रैंक 10 आया।
तो वो क्या हुआ कि मेरे पास जो एनर्जी था वो रैंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है अब हम ना क्रिएट किए हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय किए हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास एनर्जी जो है वो हम क्रिएट ही किए, हम क्रिएट नहीं किए हैं, वो भी मेरे पास ट्रांसफ़र ही हुआ है। ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ है, हम खाना खाए हैं तो मेरे पास एनर्जी आया है, वो एनर्जी से हम पढ़ाई किए हैं तो हमको रैंक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो रैंक के बेसिस पे आपको जॉब मिला तो वो आप एक पैसे में कन्वर्ट हो गया, जॉब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप खाना खाए, वहाँ से एनर्जी आया, वो एनर्जी को हम स्टडी के फॉर्म में कन्वर्ट किए, स्टडी जो है उसे मेरा रैंक आया, रैंक जो है एक जॉब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन हो गया, उसके नीचे में इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस रो वी बाई डी टी, ठीक है। इसका भी मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है। डेल डॉट जो EMFT पढ़ा है उसको तो पता चल जाएगा, या जो नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। कर्ल, ठीक है। ये EMFT का है, नेटवर्क का नहीं है, ठीक है। ये EMFT में ऑलरेडी आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है ना कि अगर हमको स्लोप को अगर फाइंड करना है ना तो हम ग्रेडियंट के मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर डेल डॉट, यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है। डेल डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब होता है आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। उसको आउटफ्लो को हमको सॉल्व करने के लिए हम डाइवर्जेंस के हेल्प से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम डाइवर्जेंस से सॉल्व करेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कि आउटफ्लो, ठीक है। कर्ल का मतलब होता है सर्कुलेशन को अगर फाइंड करने के लिए हमको कर्ल के हेल्प से फाइंड करना होता है। सर्कुलेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक लूप बनाता है उस टाइप से अगर कुछ सॉल्व करना होगा तो कर्ल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये EMFT का पार्ट है, यहाँ का नहीं है, इसको नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ नॉलेज के लिए हम ऑलरेडी बता दिए हैं। तो यहाँ पर डेल डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब होता है आउटफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं डेल डॉट, डॉट का मतलब हुआ कि आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। आउटफ्लो किसका हो रहा है तो जे का हो रहा है। जे क्या है, करेंट डेंसिटी, इसको हम लिख देते हैं। करेंट डेंसिटी है, ठीक है। तो डेल डॉट का मतलब हुआ, डेल डॉट का मतलब कि आउटफ्लो हो रहा है। डेल डॉट का मतलब आउटफ्लो, क्या आउटफ्लो हो रहा है तो करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी का आउटफ्लो यहाँ पे हो रहा है, इक्विवेलेंट टू रो वी बाई डी टी। रो वी का मतलब है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कितना बदल रहा है। रो वी बाई डी टी का मतलब हुआ चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कितना बदल रहा है, ठीक है, उसी को लिखते हैं रो वी बाई डी टी। और निगेटिव साइन का मतलब हुआ कि वो डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हुआ। निगेटिव साइन का मतलब होता है डिक्रीज, रो वी जो है चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कितना डिक्रीज हो रहा है, इक्विवेलेंट टू डेल डॉट का मतलब है आउटफ्लो करेंट डेंसिटी का। तो करेंट डेंसिटी का आउटफ्लो कितना है, जस्ट इक्विवेलेंट टू मतलब चार्ज डेंसिटी में कितना ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता, इसके बाद कुछ होगा भी नहीं चार्ज के बारे में। अब करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि चार्ज कैसे फ्लो होता है, कैसे करंट होता है, ठीक है। तो हम और अब क्या क्या देख लिए हैं,
बेसिक में ये देख लिए सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट का जो नाम है वो डिफरेंट काहे होता है, सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या है, नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस में डिफरेंस क्या है, और चार्ज किसे कहते हैं, और कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम ऑफ चार्ज के बराबर, और कूलम जो है लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज है काहे है उसको एक सॉल्व करके भी बता दिए हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट भी हम लिखा दिए उसके बारे में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी समझ लिए हैं। ये ईएमएफटी का पार्ट है, जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिए हैं इसको समझाने के लिए। अब इसके बाद हम मूव करते हैं करेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। करेंट क्या होता है, जैसे कि इसका आपको डिफिनीशन अगर आपको पता होगा तो क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छा डेफिनीशन होना चाहिए जो सेटिस्फेक्शन वाला हो। ये एक रटा रटाया डेफिनीशन है, हर जगह यही लिखा होता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो डेफिनीशन आपको लिखना है, ठीक है। उसके नीचे में हम वो भी लिखा देंगे, ठीक है। तो करेंट का डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है, बता रहे हैं। द टाइम rate of change of charge, the time rate of change of charge through any cross section area, the time rate of change of charge through any cross section area is called as current, ठीक है। ये एक अच्छा डेफिनेशन है। इसके नीचे में वो भी डेफिनेशन लिख सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करेंट, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करेंट, ठीक है। ये भी डेफिनेशन, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो एक अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला है, ठीक है। तो करेंट क्या होता है, एवरेज करेंट डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद में इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, मतलब एक इंस्टेंट पे, ठीक है। जैसे एकदम सडनली करंट कितना होता है, जिसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। जैसे कि हम किसी एक स्विच को ऑन किए, ठीक है, उसी एकदम इंस्टेंट पे मेरा कितना करंट मिल रहा है उसको बोलते हैं इंस्टेंट करंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है इंस्टेंटेनियस करंट एकदम इंस्टेंट पे, ठीक है, तो वो होता है लिमिट डेल डॉट टी इक्वल्स टू 0 डेल क्यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इसको आई ऑफ टी भी लिखते हैं, ठीक है, इसको आई ऑफ टी ही लिख देते हैं, ठीक है। एक इंस्टेंट पे कितना करंट है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो यही करंट का यही फॉर्मूला है। इसको हम, इसका यूनिट जो होता है क्यू है, मतलब चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है वो है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड भी लिखते हैं और इसको एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, आई ऑफ टी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है उसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए तो डेफिनेशन में लिखा होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, ठीक है। तो ये इसका करंट का ये फार्मूला होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, या फिर ऊपर में है और में हम लिख देते हैं, ऊपर में चार्ज है तो चार्ज को लिखते हैं कूलम, नीचे में टाइम है उसको लिखते हैं सेकेंड। कूलम पर सेकेंड भी होता है और एम्पियर भी होता है, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, आई ऑफ टी
डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो हम ये डी क्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं और आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, ये आप नोट डाउन कर लिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू टी, ठीक है। अब इस इन्फिनिटी को दो भाग, इस इंटीग्रेशन को दो भाग में इसको हम तोड़ देते हैं। जैसे कि जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया उनको पता होगा कैसे तोड़ा जाता है। इसको हम लिख देते हैं क्यू ऑफ टी, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कट जाएगा, उसके बाद में माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आई ऑफ टी डी टी प्लस जीरो टू टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको लिखते हैं क्यू ऑफ जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई ऑफ टी डी टी। आई ऑफ टी डी टी ही बहुत जगह बुक में लिखा होता है, ये टर्म नहीं लिखा होता है। इसका रीज़न हम बता देते हैं काहे नहीं लिखा होता है, हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो क्यू ऑफ जीरो का मतलब होता है कि इनिशियली, ठीक है। जैसे कि हम कैपेसिटर का बात करें तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है कि ऑलरेडी कैपेसिटर अगर पहले से चार्ज है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से वो चार्ज है तो वो होता है इनिशियली चार्ज। उसके बाद से जीरो पोजीशन पर हम है खड़ा, ठीक है, जीरो पोजीशन से पहले ऑलरेडी वो चार्ज है, तो क्यू ऑफ जीरो में जितना चार्ज है उतना लिखेंगे। उसके बाद से जिस टाइम तक कैलकुलेट करना है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियली बहुत बुक में इसको नहीं लिखा होता है और हम यहाँ पर इसलिए लिख दें कि अगर मान लीजिए इन केस अगर कैपेसिटर में अगर चार्ज कितना है वो अगर कैलकुलेट करना है और उसमें अगर लिखा हो कि इनिशियली जो है वो थोड़ा सा चार्ज है, अब जितना उसका जो वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू यहाँ पर लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज का ये फॉर्मूला है, करेंट का क्या है ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद सीधा मूव करते हैं वोल्टेज के ऊपर, ठीक है, या फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक बहुत गलतफहमी रहता है जो करंट जो है फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा डेफिनेशन भी है और इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल होता क्या है कि वन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज के बराबर होता है वो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख के, ठीक है, प्लस अगर हम लिख दिए, हम इसको अगर प्लस लिख दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। प्लस साइन और निगेटिव साइन सिर्फ इसलिए है डायरेक्शन को मतलब डिसाइड करता है, ठीक है। अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर इधर जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में इधर आ सकता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज के बराबर होता है वो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इतना चार्ज अगर प्लस चार्ज है तो वो इस डायरेक्शन में भी फ्लो होगा, यहाँ पर अगर हम प्लस कर दिए हैं तो, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं, एक मिनट, कि ये ये 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज के बराबर होता है, फॉर एग्जांपल लेट कि ये -10 एम्पियर का करेंट है, ठीक है, -10 एम्पियर का करंट मान लेते हैं, ठीक है। इतना चार्ज -10 एम्पियर का है, सिर्फ माने हुए हैं, ठीक है, इतना होगा नहीं, सिर्फ हम मान लेते हैं कि 10 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही लिखा होता है कि जो करंट जो है फ्लो कर रहा है
चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में करंट फ्लो इस तरह से हो नहीं रहा है, करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव है, तो इसलिए इसको हम कंसीडर ना करके हम इसको प्लस में हम सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो अगर प्लस में है तो उसको हम ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू निगेटिव साइन, ठीक है। तो इसी वजह से तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो हमको ये बोलना चाहिए कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, एक्चुअल में ये होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट बुक वगैरह में डायरेक्ट यही लिख दिया है कि करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन के लिए हम बोल देते हैं कि नहीं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और उसको हम बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, न कि सीधा नॉर्मल जो करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट हम अगर हमको बोलना होगा तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके नीचे में आप एक पॉइंट लिख लो ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है, ये नोट डाउन करने के बाद नेचुरल करंट डायरेक्शन, ठीक है। नेचुरल करंट डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं इट इज एन डायरेक्शन, इट इज अ डायरेक्शन, या फिर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचुरल करंट डायरेक्शन में लिखना है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इट इज अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। जो कन्वेंशनल करंट है उसके अपोजिट में फ्लो होता है नेचुरल करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं जो नेचुरल करंट का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर कन्वेंशनल करंट का बात करें तो वो अपोजिट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो हो रहा है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। नेचुरल करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में नेचुरल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन के लिए हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं और उसको बोल देते हैं कि नेचुरल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट के बारे में भी समझ लिए, उसके बाद में इसका डायरेक्शन वगैरह के बारे में भी समझ लिए, और नेचुरल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी हम समझ लिए। इसके बाद में हम सीधा मूव करते हैं वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज को समझने से पहले सबसे पहले होता क्या है ना कि हम डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर लेते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन सब लिखा होता है कि वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर, इसका डेफिनेशन जो बुक में लिखा होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन हमको नहीं लिखना है। डेफिनेशन से लिखने से पहले हमको इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानना है, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे कि कोई वायर है, वायर का मतलब हुआ कंडक्टर, तार जिसको बोलते हैं, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर में होता क्या है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक रेंडम डायरेक्शन में होता है, मतलब कि एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है, रेंडम डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी
कंडक्टर के अंदर अगर रेंडम डायरेक्शन में, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेंडम डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या होता है कि जो भी इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, वो एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अगर रेंडम वो फ्लो हो रहा है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अगर रेंडमली अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई भी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब वायर, कोई भी कंडक्टर में जो करंट को फ्लो हो, करंट फ्लो होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शनल मोशन में कैसे फ्लो होगा? जैसे ही हम यहाँ से, ठीक है, जैसे ही यहाँ से हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बैटरी कनेक्ट, बैटरी करता क्या है कि जो भी रेंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है उसको डायरेक्ट एकदम डायरेक्शनल मोशन में इससे इस डायरेक्शन में फ्लो करा देता है, ठीक है। इस वजह से हमको बैटरी का रिक्वायरमेंट है कि बैटरी क्या करता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो इलेक्ट्रॉन रेंडम डायरेक्शन में है उसको एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो करवा देता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं, वो किसके हेल्प से? वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स के हेल्प से, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों वोल्टेज को ऐड करते हैं? वो इसलिए ऐड करते हैं कि एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेंडम डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और सेमी कंडक्टर डिवाइस जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि डायोड हो गया, SCR हो गया, उसके अंदर जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड अगर नहीं होता, ठीक है, तो वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर कोवैलेंट बॉन्ड अगर उसमें नहीं होता तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, या पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी नहीं होता। तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक डायरेक्शन में नहीं करता है, डायोड के केस में, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ बात करते हैं, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक रेंडम डायरेक्शन में मोशन करता है। अगर रेंडम डायरेक्शन में अगर वो मोशन कर रहा है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा जब ये एक डायरेक्शनल मोशन में पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, ठीक है। डायरेक्शनल मोशन में तभी ये फ्लो होगा जब एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स वो है बैटरी मेरा। जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये डायरेक्शनल मोशन में ही फ्लो करते रहेगा। और जब भी ये तब तक ये रेंडम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। अगर इस तरह से अगर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर में करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। उस एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से जो भी रेंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होने लगे, ठीक है। ये यहाँ जो हो रहा है वो एक डायरेक्शनल में फ्लो होने लगे। इसीलिए हमको बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। बैटरी के इस सब्जेक्ट के अंदर में हम EMF भी बोलते हैं और वोल्टेज भी बोलते हैं। EMF और वोल्टेज दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ इसी सब्जेक्ट में, ठीक है। इस सब्जेक्ट में अगर EMF भी लिखा हुआ है, अगर वोल्टेज लिखा हुआ है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही होता है। जबकि मशीन वगैरह में ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि हम सोर्स लगाते हैं, जब वो मोटर रोटेट करता है तो जो आर्मेचर के पास भी एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, और वो EMF उसको बोलते हैं EMF, यहाँ पर जो उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो वहाँ पे वो डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे EMF बोले या वोल्टेज बोले दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यही वजह है कि हम बैटरी को ऐड करते हैं ताकि रेंडम मोशन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होने लगे। जब डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। अगर ये रेंडम डायरेक्शन में है तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बैटरी के हेल्प से, वो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्शनल मोशन में फ्लो करवा देता है, वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको डेफिनेशन जो आप जो ऑलरेडी पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक है, वो भी आप चाहे तो लिख सकते हो, वो भी सही है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, वोल्टेज के बारे में। या फिर वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक है। वो भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम हमें सही है, लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि इसका डेफिनेशन चाहे तो दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक है। या फिर जो लिखना चाहते हैं वो ये लिख सकते हैं जो अभी हम जो एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। वह आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू मूव एन इलेक्ट्रॉन
from one point to another point, from one point to another point in a particular direction, in a particular direction, an external force is required in electric circuit. External force is required in electrical circuit. This force is provided by, this force is provided by, this force is provided by EMF. EMF के वोल्टेज भी बोलते हैं, EMF भी बोलते हैं, यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम है. एंड इट इज़ गिवन बाय, इट इज़ एंड गिवन बाय, गिवन बाय के बाद से हम बोर्ड पर लिखते हैं, यहाँ से आपको नोट डाउन करना है. V इक्वल्स टू एनर्जी का होता है जूल यूनिट और इसका होता है टाइम का होता है सेकेंड. ठीक है, तो जूल पर सेकेंड भी इसका लिख सकते हैं और इसका वोल्ट भी लिख सकते हैं. वोल्ट, ये दोनों इसका यूनिट होता है. ठीक है, तो जो भी चाहे यूनिट आप लिख सकते हैं. ठीक है, और इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं वर्क डन पर यूनिट DW बाई DQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, और ये थोड़ा सा चार्ज का होता है जूल पर कूलॉम. सी, एक मिनट हम सही से लिख देते हैं. चार्ज का होता है कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम भी बोल सकते हैं या वोल्टेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, दोनों सेम है. ठीक है, तो ये होता है वोल्टेज. ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं एक पॉइंट हम लिखा देते हैं. ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाए. ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में -5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, अगर -5 एम्पियर का. ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट अगर 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में -5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. वोल्टेज सोर्स का बात करें, अगर यहाँ पर ये 5 वोल्ट का सोर्स है. ठीक है, 5 वोल्ट का सोर्स है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में माइनस नीचे प्लस, -5 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि निगेटिव साइन जो है सिर्फ और सिर्फ इसका पोलैरिटी चेंज कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है, बस निगेटिव साइन का यहाँ पर मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज और पोलैरिटी चेंज करना ही है. ठीक है, तो ये नोट डाउन करने के बाद में नीचे में एक पॉइंट लिख सकते हैं, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट and similarly negative sign just change the polarity of voltage. ठीक है, चेंज द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज भी ख़त्म हो चुका है, करंट भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी और चार्ज भी. ठीक है, यहाँ तक. इसके बाद हम सीधा मूव करते हैं पावर के ऊपर. ठीक है, पावर. पावर क्या होता है? पावर के बारे में ऑलरेडी आप जानते भी हैं, जैसे कि अगर हम डायरेक्टली अगर हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 गाड़ी है. ठीक है, एक स्प्लेंडर है, एक KTM है, तो हम क्या बोल देते हैं कि KTM के पास ज़्यादा पावर है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर का मतलब कैसे समझेंगे? ठीक है, पावर का डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिखना है. आप लिख सकते हैं, इट इज द टाइम, it is the time, it is the time rate of change of energy, rate of change of energy
and its unit is watt, its unit इज वाट या फिर जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर को हम लिखते हैं, डेफिनेशन लिखे हैं dt। ठीक है, एनर्जी में टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसी को पावर कहते हैं। जैसे कि हम बाइक का एग्जांपल लिए, उसके बारे में हम बात करते, तो बाइक में क्या होता है कि केटीएम में क्या है कि उसका एनर्जी कुछ ज़्यादा है उसके इंजन में। ठीक है, तो उसका ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टाइम के साथ में स्पीड उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो और स्प्लेंडर में है जो टाइम के साथ स्पीड उसका कम है। ठीक है, तो अगर टाइम के साथ अगर उसका स्पीड अगर ज़्यादा है, ठीक है, और स्प्लेंडर का अगर मान लेते हैं कि टाइम के साथ अगर स्पीड उसका कम है तो उसको बोल देते हैं कि कम पावर का है। जो जिसका टाइम के साथ स्पीड ज़्यादा है उसको बोल देते हैं ज़्यादा पावर का है। नॉर्मली आम भाषा में भी बोल देते हैं कि केटीएम ज़्यादा पावरफुल बाइक है और स्प्लेंडर एक नॉर्मल है। तो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि टाइम के साथ उसका स्पीड ज़्यादा है और स्प्लेंडर का टाइम के साथ स्पीड उसका कम है। ठीक है, तो पावर को हम इसी तरह लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं dw बाई dq इंटू dq बाई dt। ठीक है, ये सेम ही है, सेम का मतलब जैसे कि dw बाई dt है तो dw बाई dt, ये dq कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको लिखना है 5/2, ठीक है, 5/2 लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/10 इंटू 10/2, तो ये 10 कट जाएगा, फिर 5/2 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह से सेम यहाँ भी है। ठीक है, dw बाई dq भी लिख सकते हैं या dq बाई dt। तो ये होता है वोल्टेज के बराबर, वोल्टेज यही ना, अभी जस्ट इसके पहले पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद में dq बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आई ऑफ टी। तो यही होता है पावर। ठीक है, पावर का डेफिनेशन बहुत लोग ऐसे भी उसको लिखते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो हम जो लिखा है वो ज़्यादा बेटर है इसके अंदर। तो जस्ट मैथमेटिकल के फॉर्मूला के ऊपर में उसको मतलब डेफिनेशन बना दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, तो बस पावर के बारे में जस्ट इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सीधा मूव करते हैं एनर्जी के ऊपर। ठीक है, एनर्जी के ऊपर, एनर्जी क्या होता है इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी यानी कैपेसिटी, ताकत। मेरे में इतना एनर्जी है ऐसे हम बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं एनर्जी या फिर ताकत, जो भी हो। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं एनर्जी का। एनर्जी मतलब जस्ट इक्विवेलेंट टू एबिलिटी। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका अगर चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू समथिंग इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, तो हम पावर को अभी क्या लिखे हैं, पावर को P ऑफ T इक्वल्स टू dw बाई dt। ठीक है, इसको हम लिखते हैं dw P ऑफ T dt। ठीक है, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। P ऑफ T को हम लिख सकते हैं V ऑफ T I ऑफ T dt। ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट जाएगा तब बचेगा ये, और डायरेक्ट V ऑफ T I ऑफ T dt। ठीक है, ये होता है एनर्जी का ये फॉर्मूला है।
तो यही होता है एनर्जी। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक शुरू से लेके इन तक। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट का नाम डिफरेंट क्यों होता है उसके बारे में देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखे हैं चार्ज के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, उसके बाद में करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना डिस्कस कर लिए हैं और हम चाहे तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आज जो पढ़ लिए हैं उसको हम समराइज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो समरी में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। करेंट जो होता है I ऑफ टी इक्वल्स टू dq/dt के बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं करेंट। वोल्टेज के बारे में लिख देते हैं वोल्टेज, ठीक है। चार्ज हो गया, वोल्टेज का ना पावर होता है टी I ऑफ टी पावर। और उसके बाद में मेरा लास्ट जो था वो था एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ टी I ऑफ टी dt, ठीक है। ये था मेरा, ये था एनर्जी। ये मेरा आज का टोटल समरी है, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस किए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी जो डिफिनीशन वगैरह जो है, या फिर हम एक चार्ज के बारे में भी देखे थे। चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, Q ऑफ टी इक्वल्स टू Q ऑफ 0 प्लस 0 टू T I ऑफ टी dt, ठीक है। इतना चीज़ हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये समरी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद जो है इतना में सिर्फ और सिर्फ यही रखना है, ठीक है। वोल्टेज वाला का भी यूज ज़्यादा है नहीं, ठीक है। पावर भी ऐसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा ये है और ये आपको तो पहले से पता ही है, ठीक है। तो ये मेरा आज का समरी है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।